एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण। और इस विषय को बहस का विषय क्यों माना जाता है और इस बहस को आज भी जारी रखा गया है और कई प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आज भी आती रही हैं इतिहासकारों के द्वारा। तो इस विषय को स्पष्ट पूर्ण रूप से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण की बात करें तो इसके बारे में कोई एक मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है। इस विषय पर बहस की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छपी मॉरिस जॉब की पुस्तक स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म से हुई। तो मॉरिस जॉब ने 1945 के बाद 1940 के दशक में अपनी प्रथम रचना स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म के द्वारा अपने मत को उजागर किया और इसी प्रकार से सामंतवाद के पतन पर पहली पूरा शास्त्रीय मार्क्सवादी व्याख्या उपलब्ध करवाई। तो उनके अनुसार इस व्याख्या को आंतरिक संघर्ष मॉडल कहते हैं। के अनुरूप जो सामंतवाद का पतन हुआ था वो आधारित था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मॉडल पर, आंतरिक संघर्ष मॉडल पर। और आंतरिक संघर्ष मॉडल के अधीन कौन कौन आता है? आंतरिक संघर्ष मॉडल के अधीन कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग की जो लड़ाई थी उसको सबसे ज्यादा रेखांकित किया जाता है। उनके अनुसार सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आर्थिक हैसियत और सत्ता काशतकारी पे निर्भर थी। तो उनके अनुसार जो आर्थिक हैसियत थी और जो सत्ता काशतकारी पे निर्भर थी और कानून या पारंपरिक अधिकारों के अनुसार उत्पादकों को अपने उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा अपने वरिष्ठ जमींदारों को देना पड़ता था, जो उनका दायित्व था, जो उनकी ड्यूटी बना दी थी, जो अनिवार्य कर दिया गया था। डॉब इस व्यवस्था को कृषि दास व्यवस्था ही मानते थे। तो डॉब यही कहते हैं कि ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा विघटनकारी व्यवस्था थी। उसमें कई प्रकार की चीज़ें थीं जो चरमरा सी गई थी और जो व्यवस्था थी वो असमानता पे, शोषण पे आधारित थी। डॉब इस बात पर जोर देते हैं कि सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था में उत्पादक पे हमेशा मालिक का आर्थिक मांगों को पूरा करने का बलपूर्वक और उनकी मर्जी के खिलाफ दायित्व ला दिया जाता है। जमींदार की ये मांग दे धन या उपहार के रूप में हो सकती थी। उत्पादन आमतौर पर घर की जरूरतों तथा ग्रामीण समुदाय के लिए किया जाता था। मॉरिस जॉब और रॉडनी हिल्टन, ताकाशाही और एरिक हॉब्सबाम जैसे कई अन्य विद्वानों का ये मानना है कि सामंती उत्पादन व्यवस्था का आंतरिक संबंध ही इस व्यवस्था के विघटन, पतन या अस्तित्व को निर्धारित करता है। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, जमींदारी अर्थव्यवस्था की इन निम्न उत्पादकता, जमींदारों द्वारा कर बढ़ाए जाने के प्रयासों के कारण राजस्व की आवश्यकता में वृद्धि, लूटपाट और धर्मयुद्ध, शान शौकत और बोझ आदि पर फिजूल खर्ची के कारण इन सब में सामंती राजस्व बर्बाद हुआ। जितना भी फ्यूडल रेवेन्यू था वो इन सब चीज़ों पे बर्बाद हुआ और इस कारण से सामंतवाद संकट में आ गया। इसके अलावा पॉल स्वीजी और इमैनुअल वालस्ट्रीन सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद के उदय में बाजार और विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था की भूमिका को थोड़े अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये विश्लेषण डॉब और अन्य विद्वानों के विचारों पर आधारित आंतरिक विरोधाभास की व्याख्या का सीधे सीधे खंडन करते हैं। तो वो जो भी मार्क्सवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण था उसको पॉल स्वीजी सिरे से नकारते हैं, अस्वीकृत करते हैं और उसके बाद अपना पुनर्अवलोकन करके अपने अध्ययन अनुसार बताते हैं कि इसका जो प्रमुख कारण था वो था बाजार विनिमय पे आधारित बदलाव। इस वजह से जो है इनका जो एक विचार का जो खंडन किया जाता है वो पॉल स्वीजी के द्वारा की जाता है। वो एक तरीके से डिफेंड करते हैं जो भी सामंतवादी व्यवस्था थी उसको। तो इसमें सामंतों की कथित आर्थिक मांगों का दायित्व उत्पादकों पे जोर जबरदस्ती से उनकी इच्छा के विरुद्ध लादा गया। मॉरिस जॉब सामंतवाद को एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के रूप में देखते थे जिसमें उत्पादन के सामाजिक संबंध का प्रमुख रूप दास प्रणाली थी, जबकि स्वीजी के अनुसार विनिमय आधारित के उभरने से, विनिमय अर्थव्यवस्था के उभरने से सामंती जो है जमींदार थे और किसान समुदाय के बीच रिश्तों के मौद्रीकरण ने प्रभावित किया था। तो वो इस विचार को उजागरित करते हैं
जो सामंतवाद के विघटन का संकेत था। स्वीजी के आलोचक उनके इस विचार से सहमत नहीं थे कि सामंती संबंधों का मुद्रीकरण सामंतवाद के विघटन का या पतन का संकेत था। जॉनी मार्टिन के अनुसार कोई 10वीं सदी में भी इंग्लैंड, उत्तरी फ्रांस के कुछ भाग, राइन घाटी और मध्य इटली में श्रम रूपी लगान के साथ साथ मुद्रा लगान में भी जो है प्रचलन होने लगा था। ताकाशाही भी कहते हैं कि इस विचार का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मुद्रा लगान के उदय का सामंती आर्थिक संबंधों के साथ कोई सामंजस्य रहा हो। इस बहस में इमैनुअल वालस्ट्रीन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। स्वीजी के समान वह भी बाजार के बदलते चरित्र पर ज्यादा बल देते हैं। ट्रांजिशन इन मार्केट पॉलिसीज पे आधारित था पॉल स्वीजी का विचार। उन्होंने अपने तर्क विनिमय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भीतर दिए थे, तो पॉल फिर भी उनके तर्क स्वीजी के तर्क से बहुत अलग हैं, बहुत भिन्न हैं। पीरेन और स्वीजी दोनों की दृष्टि में सामंतवाद के पतन विस्तारशील विनिमय संबंधों की गति के कारण हुआ, जो सामंती व्यवस्था पे बाहर से क्रियाशील थे। इमैनुअल वालस्ट्रीन अपने विचार उत्तेजक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि पूंजीवाद राष्ट्र राज्य, जो कैपिटलिस्ट नेशन स्टेट थे, के भीतर मौजूद उत्पादन के सामाजिक संबंधों का परिपक्व समुच्चय था। तो वो इस बात का जो है, जो मॉरिस जॉब जिस बात को कहते हैं उसको बिल्कुल खंडन करते हैं। और आगे वालस्ट्रीन के अनुसार पूंजीवाद का उदय विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में हुआ था, ना कि विश्व साम्राज्य के रूप में। तो वालस्ट्रीन बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जो पूंजीवाद का उदय हुआ था, ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म था, वो आधारित था विश्व अर्थव्यवस्था पे, वो आधारित था वर्ल्ड इकोनॉमी पे, ना कि विश्व साम्राज्य पे। तो वालस्ट्रीन पूंजीवाद के उदय को 1450 के दशक से 1640 के दशक के बीच का मानते हैं। वह इस लंबे काल को 16वीं सदी कहते हैं और बाजार आधारित मॉडल के विरुद्ध मुख्य आलोचना ये है कि ये व्यापार और वाणिज्य का विस्तार किस हद तक सामंतवाद के अनुकूलता से कमतर रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and keep liking my video, keep sharing my video and keep commenting on my video.